रफ्तार उम्र क़ते रहे इज़्तिराब है, इस साल के हिसाब को बर्क़ आफ़ताब है। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 152 पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी बड़ी खूबसूरत गज़ल है। अब तक हम दीवान में देख चुके हैं कि मिर्ज़ा गालिब साहब के कुछ फ़ेवरेट थीम्स हैं, जैसे कि ज़िंदगी का दुख दर्द, आशिक की जेलसी, बहार के मौसम का इस्तकबाल। और वो अक्सर कहते हैं कि इस दुनिया की जो खूबसूरती, जो रियलिटी हमको दिखाई देती है, उसके पीछे एक डिवाइन स्पिरिचुअल रियलिटी है जो हमको दिखाई नहीं देती। ये सब थीम्स आपको इस गज़ल के शेरों में दिखाई देंगे और गालिब साहब ने उनको यहाँ पे एक नई इमेजरी के साथ नए अंदाज में पेश किया है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि रफ्तार उम्र क़ते रहे इज़्तिराब है, रफ्तार उम्र क़ते रहे इज़्तिराब है, इस साल के हिसाब को बर्क़ आफ़ताब है। मीनाए मैं है सर्व नशाते बहार से, मीनाए मैं है सर्व नशाते बहार से, बाले तदर्व जलवाए मौजे शराब है। ज़ख्मी हुआ है पाश ना पाए सबात का, ज़ख्मी हुआ है पाश ना पाए सबात का, ने भागने की गो ना इकामत की ताब है। जादाद बादा नोशिए रिंदा है शश जिहत, जादाद बादा नोशिए रिंदा है शश जिहत, गाफिल गुमा करे है कि गेती खराब है। नज़ारा क्या हरीफ हो उस बर के हुस्न का, नज़ारा क्या हरीफ हो उस बर के हुस्न का, जोशे बहार जलवे को जिसके नकाब है। मैं नामुराद दिल की तसल्ली को क्या करूं, मैं नामुराद दिल की तसल्ली को क्या करूं, माना कि तेरे रुख से निगाह कामयाब है। गुजरा असद मसरते पैगाम यार से, गुजरा असद मसरते पैगाम यार से, कासिद पे मुझको रश्के सवालो जवाब है। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि रफ्तार उम्र क़ते रहे इज़्तिराब है, इस साल के हिसाब को बर्क़ आफ़ताब है। रफ्तार उम्र का मतलब है आपकी उम्र, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ की रफ्तार, कितनी तेज़ी से ज़िंदगी गुजर जाती है हमें पता ही नहीं चलता, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी को, बेकरारी को। क़ते रहे इज़्तिराब का मतलब है बेचैनी का रास्ता, बेचैनी के रास्ते को काटना। सो कटिंग और पैसिंग थ्रू द रोड ऑफ एजिटेशन एंड एंग्जाइटी। साल तो आपको पता ही है, 12 महीने। बर्क़ कहते हैं बिजली को, लाइटनिंग को, और आफ़ताब कहते हैं सूरज को। तो शेर है कि रफ्तार उम्र क़ते रहे इज़्तिराब है, रफ्तार उम्र क़ते रहे इज़्तिराब है, इस साल के हिसाब को बर्क़ आफ़ताब है। तो ये शेर लिखा गया है ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार पर। ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुजर जाती है, इंसान को पता ही नहीं चलता, और उसको रहे इज़्तिराब से कंपेयर किया गया है। ऐसा रास्ता जहाँ पे कदम कदम पे आपको बेचैनी और परेशानी और दुख का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी लाइन से शुरू करते हैं, कहते हैं इस साल के हिसाब को बर्क़ आफ़ताब है। या तो ज़िंदगी को, उम्र को सालों में मापा जाता है। तो गालिब साहब कहते हैं कि अगर मैं इस साल का हिसाब लगाऊं, जो साल गुज़र रहा है, या जिन सालों से मैं अपनी ज़िंदगी को मापता हूं, अगर मैं उनका हिसाब लगाऊं तो मुझे लगता है कि बर्क़ आफ़ताब है। या तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आफ़ताब या सूरज का ज़िक्र इसलिए आया है क्योंकि पुराने ज़माने की कॉस्मोलॉजी में समझा जाता था कि सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, उसको 12 महीने लगते हैं चक्कर कंप्लीट करने में, और उन 12 महीनों को एक साल कहा जाता था। या अब भी 12 महीनों को साल कहा जाता है, लेकिन अब हमें पता है कि ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो जो एक साल का अरसा है वो एक काफ़ी लंबा अरसा, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन गालिब साहब कह रहे हैं कि बर्क़ आफ़ताब है, कि मेरी ज़िंदगी के साल इस तरह से गुजर रहे हैं कि जैसे एक एक साल एक बिजली के कड़कने के पल में गुजर जाता है, कि जिस तरह बिजली एक पल के लिए कड़कती है, एक मोमेंट के लिए कड़कती है और फिर गायब हो जाती है। या लाइटनिंग स्ट्राइक्स फॉर ए ब्रीफ मोमेंट एंड देन इट डिसअपीयर्स, उसी तरह से मेरे साल गुजर रहे हैं। या तो टेक्निकली जनरली एक साल का अरसा काफ़ी लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार से गुजर रही है कि उनको लगता है कि
एक एक साल एक पल के बराबर है। तो यू नो और पहली लाइन में कहते हैं कि रफ्तार उम्र क़ते रहे इज़्तिराब है। तो उम्र की रफ्तार को, उम्र की स्पीड को उन्होंने इज़्तिराब का रास्ता काटने के बराबर बताया है कि एक तो ज़िंदगी बड़ी तेज़ गुजर रही है, ऊपर से हर कदम पे हमें बेचैनी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी ही मुश्किल ज़िंदगी उनकी गुजर रही है, और उस ज़िंदगी को उन्होंने इस शेर के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए एक नई इनोवेटिव इमेजरी का इस्तेमाल किया है। एक और रंग इसके अंदर से उभर के आ सकता है जो फ्रैन प्रिचेट ने बताया है। अगर आप दुख दर्द सह रहे हो तो ऐसा लगता है कि टाइम बहुत आहिस्ता गुजर रहा है। तो बर्क आफ्ताब है, उसका मतलब यही हो सकता है कि जो बर्क के कड़कने का जो एक पल है, वो एक एक पल एक साल के बराबर उनको लग रहा है। ज़िंदगी इतनी इतनी मुश्किलों से गुजर रही है कि एक एक पल उनको एक एक साल के बराबर लग रहा है। ये भी रंग इसके अंदर से उभर के आ सकता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है, कहते हैं कि रफ्तार उम्र क़ते रहे इज़्तिराब है, इस साल के हिसाब को बर्क आफ्ताब है। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियों का, मुसीबतों का, बेचैनी का उनको सामना करना पड़ रहा है, और ज़िंदगी बहुत ही तेज़ रफ्तार से भी गुज़र रही है। ऐसा लग रहा है कि एक एक साल एक पल में गुज़र जा रहा है। रफ्तार उम्र क़ते रहे इज़्तिराब है, इस साल के हिसाब को बर्क आफ्ताब है। अगला शेर देखें। मीनाए मैं है सर्व नशाते बहार से, मीनाए मैं है सर्व नशाते बहार से, बाले तदर्व जलवाए मौजे शराब है। दिस शेर इज़ प्योरली अबाउट मिर्ज़ा गालिब्स इमेजरी एंड इमेजिनेशन। मीनाए मैं शराब की सुराही, और सर्व कहते हैं साइप्रस ट्री को, साइप्रस का पेड़ जिसको हमारी ज़बान में सरु भी कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब साहब अक्सर सर्व के पेड़ की इमेजरी को अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं एक लंबे कद के खूबसूरत महबूब को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे वो मीनाए मैं शराब की सुराही को एक खूबसूरत सर्व के पेड़ से कंपेयर कर रहे हैं। और नशाते बहार का मतलब है बहार की खुशी, बहार का जोश, चीयरफुलनेस बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। या तो बहार के आने की खुशी हो सकती है ये, या बहार की वजह से जो खुशी इस आलम में फैल गई है, जो जोश फैल गया है। तदर्व एक बड़ा खूबसूरत पक्षी है, जिसको परिंदा है, जिसको अंग्रेज़ी में फेजेंट कहा जाता है। अगर आप रेख्ता.org देखेंगे तो उन्होंने इस लफ्ज़ को तदरो लिखा है। किसी दूसरे सोर्सेज इसको तदरव कहते हैं। तो मैंने 3-4 सोर्सेज को कंपेयर किया है, मेरे ख्याल से जो सही लफ्ज़ है वो तदर्व है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत पक्षी है जो कि अपने पंख फैला देता है और पंख फैला के उड़ता है और बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। बाले तदर्व का मतलब है तदर्व के पंख, विंग ऑफ द फेजेंट। जलवाए मौजे शराब, शराब की मौज, शराब की एक वेव का जलवा। तो कहते हैं कि मीनाए मैं है सर्व नशाते बहार से, बाले तदर्व जलवाए मौजे शराब है। तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी में अक्सर बहार को वेलकम किया जाता है, बहार के मौसम के आने की खुशी मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक शराब पीने वाले रिंद हैं, और उनके लिए ये शराब पीने का मौसम होता है, शराब के नशे का मज़ा उठाने का मौसम बहार का मौसम होता है। आशिक लोग बहार का इस वजह से भी इस्तकबाल करते हैं क्योंकि बहार के मौसम में पूरी पूरी कायनात तो हरी होती है, उनके ज़ख्म और दुख दर्द भी हरे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फोकस है बहार का आना, और बहार की खूबसूरती, और बहार में शराब पीने के लुत्फ़ का यहाँ पे फोकस है। तो देखें कैसी खूबसूरत इमेजरी का गालिब साहब ने इस्तेमाल किया है। कहते हैं मीनाए मैं है सर्व नशाते बहार से, कि इस बहार की खुशी, नशाते बहार की वजह से जो शराब की सुराही है वो एक लंबे और खूबसूरत सर्व के जैसे खड़ी हुई दिखाई हमें दे रही है। वो तैयार बैठी है बहार का जश्न मनाने के लिए। तो एक्साइटमेंट जो है वो तो इस दुनिया में बहार के आने की एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन गालिब साहब के और शराब पीने वालों के दिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो उनकी नज़र में मीनाए मैं शराब की सुराही
एक लंबे खूबसूरत सर्व के जैसे उनको नज़र आ रही है। ऑब्वियसली इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं या इस इमेजरी को, तो वो क्योंकि उनके दिमाग में बस अब शराब पीने की बातें चल रही हैं, तो वो चमन में गए हैं, तो उन्होंने देखा है कि हर तरफ हरियाली छाई हुई है, खूबसूरत सर्व के पेड़ उनको नज़र आए हैं। क्योंकि वो शराब के बारे में ही सोच रहे हैं, उनको सर्व का पेड़ जो है वो एक शराब की सुराही के जैसा लग रहा है। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि बाले तदर्व जलवाए मौजे शराब है। तो एक बार फिर से शराब पीने की के ख्याल उनके दिमाग में आ रहे हैं। बहार के मौसम में बादल भी छाए होते हैं, और कई बार बादल ऐसे उड़ते हुए नज़र आते हैं कि जैसे कोई लहर चल रही हो, या लहर की शेप में वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं आसमान में बादल। और परिंदे, खूबसूरत परिंदे भी पंख फैला के उड़ते हुए नज़र आते हैं आसमान में। और ये सब देख के गालिब साहब की इमेजिनेशन में उनके ख्याल में ये आ रहा है कि शराब की मौज, शराब की एक वेव एक खूबसूरत परिंदे के जैसे पंख फैला के उनकी तरफ उड़ती हुई आ रही है। या तो शायद बाहर खूबसूरत परिंदे पंख फैला के उड़ रहे हैं, और उनकी इमेजिनेशन में ऐसा लग रहा है कि शराब की एक वेव उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। तो क्योंकि उनके दिमाग में इस समय सिर्फ शराब पीना और शराब के नशे को एंजॉय करने के ही ख्याल आ रहे हैं, बाहर का मौसम उनके लिए शराब पीने का मौसम है, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत इमेजरी को इस्तेमाल किया है यहाँ पे उस मौसम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो कहते हैं मीनाए मैह सर्व नशाते बहार से, बाले तदर्व जलवाए मौजे शराब है। अगला शेर देखें कि जख्मी हुआ है पाश ना पाए सबात का, जख्मी हुआ है पाश ना पाए सबात का, ने भागने की गो ना इकामत की ताब है। पाशना कहते हैं एड़ी को, पाँव की एड़ी को, हील ऑफ द फुट। सबात कहते हैं स्थिरता को, स्टेबिलिटी को, दृढ़ता को, ठहराव को भी कह सकते हैं। पाए सबात का मतलब है फुट ऑफ स्टेबिलिटी, या स्थिरता का पाँव। और गो कहते हैं किसी चीज़ के मौके को, चांस को, यहाँ पे भागने का मौका। आप देखेंगे कि रेख्ता.org ने इस लफ्ज़ को गूं लिखा है, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, सही लफ्ज़ गो है। इकामत की ताब का मतलब है खड़े रहने की ताकत। तो कहते हैं ज़ख्मी हुआ है पाश ना पाए सवात का, ने भागने की गो ना इकामत की ताब है। एक बार फिर से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द को दर्शाने के लिए एक खूबसूरत इनोवेटिव इमेजरी का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि ज़ख्मी हुआ है पाश ना पाए सबात का, या पाए सबात जो स्टेबिलिटी का पाँव है, उसकी एड़ी में चोट आ गई है। या तो ज़िंदगी की राह में चलते चलते उनको ऐसी ठोकरें लगी हैं कि उनकी उनकी ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी थी, वो कह रहे हैं उसके पाँव की एड़ी में चोट आ गई है। या तो ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी थी, जो स्थिरता थी, वो अब चली गई है, वो ज़ख्मी हो गई है, उसका पाँव ज़ख्मी हो गया है। तो सब कुछ ज़िंदगी में डामाडोल हो गया है। जो रोज़गार में स्टेबिलिटी हुआ करती थी वो चली गई है, इश्क में जो स्थिरता थी वो चली गई है, शायद उनके इरादों में जो स्टेबिलिटी थी, दृढ़ता थी, वो भी चली गई है। दिमाग, मेंटल स्टेबिलिटी भी शायद चली गई है, और बड़ी ही बुरी हालत है उनकी, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो जिस तरह की स्टेबिलिटी हुआ करती थी वो अब उनकी ज़िंदगी से चली गई है। और इमेजरी देखें, कहते हैं कि उसके पाँव की एड़ी में चोट लग गई है, और अगर फिज़िकली आपके पाँव की एड़ी में चोट लग जाए तो आप चलने के या भागने के काबिल भी नहीं रहते, और आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते आराम से। तो कहते हैं कि ने भागने की गो ना इकामत किताब है, या कि ऐसी चोट मेरे पाँव में लगी है, स्थिरता के पाँव में ऐसी चोट लगी है कि अब ना मैं खड़ा हो सकता हूँ, ना ही मैं भाग सकता हूँ। तो ना मौत ही आती है, ना वो हिम्मत से खड़े होकर ज़िंदगी की मुसीबतों का सामना ही अब कर पाते हैं। इतनी बुरी उनकी हालत है, ऐसी दुविधा में, ऐसी मुसीबत में वो फंस गए हैं। सो क्वाइट मिजरेबल लाइफ। सवाल पैदा होता है कि अब क्या करें, आगे क्या होगा। दैट इज़ ओपन एंडेड है। ऐसा भी हो सकता है कि उनका ज़ख्म भर जाए और फिर से वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, ज़िंदगी की मुसीबतों का सामना कर सकें। तो ये ओपन एंडेड है। लेकिन इस समय करंट सिचुएशन बहुत बुरी है। ना तो उनको मौत आती है,
और ना ही वो सीधे खड़े होके ज़िंदगी की मुसीबतों का सामना बहादुरी से कर सकते हैं। और ज़िंदगी के अंदर कोई ठहराव, कोई स्थिरता, कोई स्टेबिलिटी अब नहीं रही। ज़ख्मी हुआ है पाश ना पाए सबात का, ने भागने की गों ना इकामत की ताब है। ना भागने की उनके अंदर अब भागने का ही कोई मौका उनको नज़र आता है, और ना ही खड़े होने की ताकत उनके अंदर बची है। ऐसी चोट पाँव में लगी। जादाद बादानोश ये रिंदा है शश जिहत, जादाद बादानोश ये रिंदा है शश जिहत, गाफिल गुमा करे है कि गेती खराब है। जायदाद, जिसको जायदाद भी कहा जाता है, प्रॉपर्टी और एस्टेट। रिंद कहते हैं शराब पीने वालों को, जो शराब के नशे को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल शराब की बात हो रही है। बादानोशी शराब पीने को कहते हैं। शश जहत का मतलब है 6 डायरेक्शंस, 6 दिशाएं। इफेक्टिवली जिस डायरेक्शन में आप देखें उसी तरफ। गाफिल कहते हैं कि किसी इग्नोरेंट इंसान को, जिसको किसी बात की समझ ना हो। और गुमा कहते हैं भ्रम को, शक को, डाउट को, किसी तरह की गलत सोच को। गेती इस दुनिया को, आपकी दुनिया को कह सकते हैं। आपका जो वक्त चल रहा है, आपकी जो किस्मत है, उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। गेती खराब होने का मतलब है कि आपकी दुनिया ही खराब है, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं वो खराब है। तो कहते हैं कि जादाद बाद अनोश ये रिंदा है शश जिहत, गाफिल गुमा करे है कि गेती खराब है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा स्पिरिचुअल शेर है, और इसका फोकस है गफलत पे, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस पे। ऐसी गफलत जिसमें आप इस दुनिया की रूहानी डिवाइन रियलिटी से गाफिल हुए बैठे हैं। आप इस कायनात की सच्चाई को, इसके ट्रू स्पिरिचुअल नेचर को पहचानते ही नहीं है। और बड़ी और इस खूबसूरत इमेजरी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे उन्होंने। शराब और शराब पीने वालों की इमेजरी को इस्तेमाल किया है। जैसा मैंने कहा, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल शराब की बात हो रही है, जिसको पी के जो स्पिरिचुअल रिंद हैं, पीने वाले हैं, वो इस डिवाइन शराब को पी के मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, और वो इस दुनिया की डिवाइन रियलिटी को भी पहचानते हैं। लफ्ज़ ख़राब जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है शायरी में, और जिसको अंग्रेज़ी में रैचेट कहा जाता है, उस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोई बर्बाद जगह, मैखाने को भी एक ख़राब जगह अक्सर कहा जाता है। शरीफ लोग वहाँ नहीं जाते, लेकिन इस तरह की ख़राब जगह, और स्पेसिफिकली मैखाना, शराब पीने वालों के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। सबसे कीमती, सबसे बड़ी जगह उनके लिए मैखाना होता है, और बाकी लोगों के लिए लिटरल सेंस में ये एक ख़राब जगह होती है। कहते हैं जादाद बादानोश ये रिंदा है शश जहत, कि इस दुनिया की 6 डायरेक्शंस में आप जिस तरफ देखें, शराब पीने वालों की रिंदों की जायदाद है। उसका मतलब यह है कि अगर आप असली रूहानी शराब पीने वाले हैं, उस शराब की पहचान आपको है, आप एक सूफ़ी किस्म के लोग हैं, तो पूरी दुनिया ही आपके लिए मैखाना है। जिस तरफ आप देखें आपके लिए एक मैखाना खुला हुआ है। तो इस दुनिया की हर डायरेक्शन में, हर चीज़ में, हर ज़र्रे ज़र्रे में रूहानी शराब आपको नज़र आती है। ज़र्रे ज़र्रे के अंदर से आपको वो रूहानी शराब मिल सकती है, जिसको स्पिरिचुअल विजडम रखने वाले जो रिंद हैं, वो पी के नशे में खुश रहते हैं, और डिवाइन रियलिटी के साथ वो मर्ज हो जाते हैं। तो डिवाइन स्पिरिचुअल नशे को वो लोग एंजॉय करते हैं। हर तरफ उनके लिए एक मैखाना खुला हुआ है, अगर आप नज़र रखते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल विजडम रखते हैं। तो पूरी दुनिया ही मेटाफोरिकली एक मैखाना है, एक ख़राब जगह है। और रूहानी मैखाना यहाँ पे रिंदों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग गाफिल हैं, या उनको क्या गुमा होता है, उनको उनकी गलत सोच क्या कहती है, गाफिल गुमा करे है कि गेती खराब है। जो गाफिल, जो इग्नोरेंट लोग हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, उनको लगता है कि ये दुनिया, ये पूरा संसार लिटरल सेंस में एक ख़राब जगह है। वो इस स्पिरिचुअल वाइन को नहीं पहचानते, उसको पी के वो रूहानी नशे में चूर नहीं रहते। इस वजह से वो इस दुनिया को एक ख़राब जगह बताते हैं, और यहाँ पे दुख दर्द सहते हैं। जो रिंद हैं वो स्पिरिचुअल वाइन, स्पिरिचुअल डिवाइन शराब के नशे में चूर रहते हैं, अपना आप खो देते हैं, और बहुत खुश रहते हैं, राइट। उनका ईगो भी डिज़ोल्व हो जाता है इस शराब के नशे में। लेकिन जो गाफिल लोग हैं, जो आम इंसान हैं, वो लोग इस दुनिया को एक ख़राब जगह बताते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, और इसी वजह से वो लोग दुख दर्द सहते हैं। तो
देखें क्या खूबसूरत शेर था। जादाद बाद नोशिए रिंदा है शशजहत। जिस डायरेक्शन में आप देखें आपको रिंदों की शराब पीने की ही जायदाद नज़र आती है, एक मैखाना नज़र आता है रिंदों को। जादाद बाद अनोश ये रिंदा है शशजहत, गाफिल गुमा करे है कि गेती खराब है। जो लोग इस दुनिया को ख़राब कहते हैं वो गाफिल हैं, वो इग्नोरेंट हैं। नज़ारा क्या हरीफ हो उस बर के हुस्न का, नज़ारा क्या हरीफ हो उस बर के हुस्न का, जोशे बहार जलवे को जिसके नकाब है। ये भी एक स्पिरिचुअल शेर है। हरीफ वो होता है जो किसी की बराबरी कर सके, किसी का मुकाबला कर सके। यहाँ पे जो किसी चीज़ को हैंडल कर सके, या किसी चीज़ को सहन कर सके। बर के हुस्न, हुस्न या खूबसूरती की बिजली, लाइटनिंग ऑफ द ब्यूटी। तो देखें इसके अंदर दो तीन रंग हैं। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में और मिर्ज़ा गालिब की साहब की शायरी के अंदर भी अक्सर ये कहा जाता है कि इस कायनात के पीछे एक डिवाइन रियलिटी है, डिविनिटी है, खुदाई है। बड़ी खूबसूरत डिवाइन रियलिटी यहाँ पे छुपी बैठी है जो कि एक आम इंसान को नज़र नहीं आती है। और इस दुनिया की जो फॉर्म्स, जो खूबसूरती हमें नज़र आती है, वो एक पर्दा है उस डिवाइन रियलिटी के ऊपर जो डला हुआ है। तो इस बाहरी खूबसूरती ने उस डिवाइन रियलिटी को छुपा रखा है। और जो लोग स्पिरिचुअल विजडम रखते हैं, जो सूफ़ी लोग हैं, वो उस डिवाइन रियलिटी को पहचानते हैं, या उस डिवाइन रियलिटी को वो समझते हैं और उसको देख सकते हैं, बाकी लोग नहीं देख सकते। ये इस शेर की बैकग्राउंड है। तो कहते हैं जोशे बहार जलवे को जिसके नकाब है। दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया की जो असली स्पिरिचुअल डिवाइन रियलिटी है, ये जो उसके ऊपर जो नकाब है वो जोशे बहार है। तो दुनिया में हमें दिखाई देता है कि बहार आई है, हर तरफ हरियाली और खूबसूरती है, लेकिन कहते हैं ये जो दुनिया की खूबसूरती है वो उस डिवाइन खूबसूरती के ऊपर डला हुआ सिर्फ एक नकाब मात्र है। या तो नकाब खूबसूरत चेहरे को ढकने के लिए, छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नकाब अक्सर प्लेन होता है। या तो असली जो खूबसूरत शक्ल है, जो खूबसूरत चेहरा है, वो नकाब के पीछे छुपा रहता है। तो जो दुनिया की खूबसूरती जो जनरली हमें बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं उससे भी कई ज़्यादा गुना खूबसूरत एक डिवाइन रियलिटी इस खूबसूरती के पीछे छुपी बैठी है। और ये जो खूबसूरती बाहर आपको दिखाई देती है, ये सिर्फ उस डिवाइन सूरत के लिए एक नकाब है। या और कहते हैं नज़ारा क्या हरीफ हो उस बर के हुस्न का, कि वो जो बर के हुस्न है जो छुपा बैठा है, ये नज़ारा उसका क्या मुकाबला करेगा, उसको क्या कैसे हैंडल करेगा, नहीं हैंडल कर सकता। क्या तो नज़ारे का यहाँ मतलब है एक इंसान की नज़र, जो नज़र का उस छुपे हुए हुस्न को देखना, या सिर्फ इंसान की नज़र है। तो कहते हैं कि हमारी नज़र उस बर के हुस्न की क्या हरीफ होगी, उसके सामने क्या खड़ी होगी, उस हुस्न की तजल्ली को क्या सह पाएगी। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक बार फिर से हज़रत मूसा और तूर की इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है। जब बर के तजल्ली उनके सामने, डिवाइन खुदाई की तजल्ली या बर्क उनके सामने चमकी, तो उनसे हैंडल वो नहीं हो पाई। या उसी तरह से कहते हैं कि ये डिवाइन रियलिटी अगर हमारे सामने आ गई तो शायद हमसे हैंडल ही नहीं हो पाएगी, या शायद इसकी चमक में, इसकी गर्मी में हम फना हो जाएंगे। या और लेकिन जो सूफ़ी लोग हैं वो ऑलरेडी नज़र रखते हैं, शायद उनका ईगो ऑलरेडी फना हो चुका है, उनको ये डिवाइन रियलिटी नज़र आ सकती है, आम इंसान को नज़र नहीं आती। और एक आम इंसान की नज़र कहते हैं क्या मुकाबला करेगी इस हुस्न की, इस डिवाइन हुस्न की तजल्ली का, इसको वो हैंडल ही नहीं कर पाएगी। तो अगर आपके सामने वो रियलिटी आ जाए तो शायद आप और आपकी नज़र फना हो जाएगी। एक दो रंग और भी हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद ये जो आउटवर्ड रियलिटी, जो आउटवर्ड खूबसूरती है, जैसे बाहर की खूबसूरती, इसका पर्दा हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए डाला गया है। या नहीं तो अगर वो सीधे डिवाइन रियलिटी हमारे सामने आ जाए और हम तैयार ना हो, हमारे पास अभी स्पिरिचुअल विजडम ना हो, माइंडसेट ना हो, नज़र ना हो उसको देखने की, तो हम उसकी चमक की वजह से फना हो जाएंगे। या और दूसरा बात ये कि अगर आपने पर्दा भी डाला हो और बिजली उसके पीछे करके, तो वो छुप नहीं सकती, आपको दिखाई देगी वो, राइट। तो उसी तरह अगर आप नज़र रखते हैं तो इस दुनिया की खूबसूरती के पीछे जो डिवाइन चमक है, जो डिवाइन खूबसूरती है,
वो भी आपको दिखाई दे सकती है अगर आप देखने वाले हों तो, या अगर आप स्पिरिचुअल विजडम रखते हो तो ये सारे रंग इसके अंदर हो सकते हैं। तो कहते हैं कि नज़ारा क्या हरीफ हो उस बर के हुस्न का, जोशे बहार जलवे को जिसके नकाब है। तो ये इतनी खूबसूरत बहार आई है, लेकिन ये डिवाइन खूबसूरती के लिए सिर्फ एक नकाब है। असली खूबसूरती वो है जो इस नकाब के पीछे छुपी बैठी है, और एक आम इंसान की नज़र क्या उसका, कैसे उसको हैंडल करेगी, क्या उसकी हरीफ होगी। उस खूबसूरती को देखने के लिए आपको स्पिरिचुअल विजडम की ज़रूरत है। अगला शेर देखें, मैं नामुराद दिल की तसल्ली को क्या करूं, मैं नामुराद दिल की तसल्ली को क्या करूं, माना कि तेरे रुख से निगाह कामयाब है। तो बड़ा खूबसूरत शेर है। नामुराद दिल का मतलब है निराश दिल, अभागा बदनसीब दिल। तो इस शेर को पढ़ के मुझे मिर्ज़ा गालिब साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, उसकी पहली लाइन याद आई, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आशिक के दिल के अंदर ख्वाहिश रहती है कि उसको महबूब का दीदार हो, महबूब का दीदार उसको नसीब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसकी निगाह महबूब के खूबसूरत चेहरे तक पहुँचने में कामयाब हो गई है, उसको महबूब का दीदार हो गया है। माना कि तेरे रुख से निगाह कामयाब है, तो महबूब का दीदार उसको हो गया है, लेकिन कहते हैं कि फिर भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। मैं अपने इस नामुराद दिल को तसल्ली देने के लिए क्या करूं, और मैं नामुराद दिल की तसल्ली को क्या करूं, माना कि तेरे रुख से निगाह कामयाब है। तो अब दिल को तसल्ली क्यों नहीं है? क्योंकि पहले दीदार की तमन्ना थी, अब दीदार हो गया तो महबूब के पास जाने की, फिज़िकली उसके करीब जाने की और उससे विसाल करने की तमन्ना उनके दिल में पैदा हो गई है। तो देखें, किस्मत, उस नामुराद दिल की तमन्ना कभी पूरी ही नहीं होती। एक तमन्ना पूरी होती है तो दूसरी तमन्ना पैदा हो जाती है, और अगर विसाल हो भी गया तो शायद किसी और वजह से दिल में परेशानी आ जाएगी, और शायद फिर भी दिल को तसल्ली ना हो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने माना कि मेरी निगाह तेरे खूबसूरत चेहरे तक पहुँचने में कामयाब हो गई है, लेकिन मेरे नामुराद दिल को अभी तसल्ली नहीं आई, मैं तुझसे मिलना भी चाहता हूँ। मैं नामुराद दिल की तसल्ली को क्या करूं, माना कि तेरे रुख से निगाह कामयाब है। उसकी किस्मत ही ऐसी है, उसको कभी चैन आएगा ही नहीं। और ये आखिरी शेर देखें कि गुजरा असद मसर्रत पैगाम यार से, गुजरा असद मसर्रत पैगाम यार से, कासिद पे मुझको रश्के सवालो जवाब है। मसर्रत पैगाम यार का मतलब है यार या महबूब का पैगाम आने पे जो खुशी आशिक के दिल में पैदा होती है, और कासिद मैसेंजर जो पैगाम लेके जाता है, पैगाम लेके आता है। और रश्क कहते हैं एनवी को, जेलसी को। रश्क के सवाल और जवाब, सवाल और जवाब पे जेलसी। तो पूरी दुनिया मिर्ज़ा गालिब साहब के खूबसूरत महबूब से इश्क करती है, और उनको हर किसी से जेलसी होती है। और इस जेलसी की कोई हद नहीं, ये किसी भी बात पे हो सकती है, किसी भी इंसान से ये जेलसी आशिक को हो सकती है। तो जनरली आशिक को, गालिब साहब को महबूब के पैगाम का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वो पैगाम आए तो उनके दिल के अंदर बड़ी खुशी पैदा होती है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि गुजरा असद मसर्रत पैगाम यार से, असद उनका तखल्लुस है। कहते हैं कि मैं यार के पैगाम से मिलने वाली खुशी से भी आगे निकल चुका हूँ। अब मुझे इससे खुशी नहीं मिलती, मेरी मेंटल स्टेट ऐसी हो गई है। और अब क्या होता है, कासिद पे मुझको रश्के सवाल व जवाब है। तो अब मुझे कासिद और उसके सवाल और जवाब पे रश्क आता है। मैं इस बात से जेलस हूँ कि कासिद ने जाके मेरे महबूब से सवाल व जवाब किए हैं, मेरे महबूब से बातचीत की है। तो अब देखें, थोड़ी बातचीत तो शायद लाजमी है अगर पैगाम लेके जाना है या पैगाम लेके वापस आना है, लेकिन गालिब साहब को पैगाम के आने की खुशी से भी ज़्यादा गम और जेलसी इस बात से है कि पैगाम एक्सचेंज करने के प्रोसेस में इस कासिद ने मेरे महबूब से बातचीत की है। तो कोई उनके महबूब से बातचीत करे ये उनको मंजूर नहीं। अब चाहे वो कासिद ही क्यों ना हो, जिसको उन्होंने खुद भिजवाया है पैगाम लेके, और वो पैगाम वापस लेके आया है, तो उनको जेलसी हो रही है कि ये मेरे महबूब से बातचीत करके आया है। अब क्या होगा, शायद इस जेलसी की वजह से वो अपनी हालत और ख़राब कर लेंगे, क्योंकि वो पैगाम भेजना ही कासिद के हाथ बंद कर देंगे, ये भी हो सकता है।
और ऐसा भी हो सकता है कि पैगाम जो मैसेज आया है वो बहुत छोटा है और उनको लग रहा है कि इससे ज़्यादा बातचीत तो महबूब ने कासिद से की होगी, तो फिर मुझे क्या मिला है? ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। तो कहते हैं कि गुज़रा असद मसर्रत पैगाम यार से, कासिद पे मुझको रस के गुज़रा असद मसर्रत पैगाम यार से, कासिद पे मुझको रश के सवालो जवाब है। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।